मित्र नमस्कार। प्राकृतिक खेती, अभी वर्तमान में हम सब लोग रासायनिक खेती करने के लिए मजबूर हैं। बिना फसलों में रासायनिक उर्वरक डाले फसल का उत्पादन मिलना नहीं है, और जब फसल जम जाती है तो बिना खरपतवारों को नष्ट किए हमको फसलों का उत्पादन मिलता नहीं है। फिर फसलों में कुछ बीमारियां लगती हैं तो बिना फंजीसाइड डाले हमको उत्पादन मिलता नहीं। फिर फसलों में कुछ कीड़े आते हैं तो बिना इंसेक्टिसाइड डाले उत्पादन मिलता नहीं। ऐसा मैंने माना है, ऐसा मनवा दिया गया है। एग्रीकल्चर की जो नीतियां हैं, एग्रीकल्चर की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो मैं अक्सर कहता हूँ उद्योगपतियों को प्रमोट करने के लिए काम करती हैं, उन्होंने आम किसान के दिमाग में ये चीज़ें ठोंक ठोंक के भर दी कि फर्टिलाइज़र के बिना खेती संभव नहीं है, पेस्टिसाइड के बिना खेती संभव नहीं है। और ऐसे में आज जब देश का 99% एग्रीकल्चर का सिस्टम केमिकल इंडस्ट्री को प्रमोट करता हुआ दिखता है, तो उसी में एक दबी आवाज़ से निकलता है, चलो नेचुरल फार्मिंग की ओर। ये जो लोग कहते हैं वो दबी आवाज़ से कहते हैं। डंके की चोट पर विनोद कुमार सचान की तरह अगर 100 लोग बोलने लगे ना तो अभी ऐसे चुटकी बजाते प्राकृतिक खेती शुरू हो जाएगी। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ऐसा कुछ हो रहा है। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन किसान भाइयों, आप जो खेती कर रहे हो अभी उस खेती में लागत बहुत ज़्यादा है, और लागत इसलिए ज़्यादा है कि आप उन लोगों की बात मान रहे हैं। आपके दिमाग में घुस गया है कि बिना फर्टिलाइज़र के, बिना पेस्टिसाइड के खेती नहीं होगी। अब मैं प्राकृतिक खेती की बात करता हूं तो देश में 90% किसानों तो दिमाग में ये 90% किसान ही कहता हाँ प्राकृतिक खेती इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकती, पैदावार गिर जाएगी। और 90% एग्रीकल्चर का सिस्टम ऐसा है जो कहता है हाँ प्राकृतिक खेती होगी तो श्रीलंका जैसा वाला हाल होगा। फिर 1950 के दशक में लौट जाएंगे जब देश का उत्पादन कुल 60 मिलियन टन था, 34 करोड़ आबादी को भरपेट भोजन नहीं मिलता था। ऐसा लोग सोचते हैं। तो फिर मैं उत्तर अक्सर देता हूँ, 17वीं शताब्दी में ठीक 1950 के पहले 200 साल पहले 17वीं शताब्दी में भारत सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? 17वीं शताब्दी में भारत पुरोहित राष्ट्र क्यों था? 17वीं शताब्दी में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था क्यों थी? तब तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं थी, तब तो केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं थे, कोई पेस्टिसाइड नहीं था, कोई उन्नतशील वैरायटियाँ नहीं थीं। फिर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे बड़ी क्यों थी? क्योंकि तब के पूर्वज, मेरे फोरफादर, खेती का ज्ञान रखते थे कि खेती का मतलब ये। चलिए आज मैं फिर एक बार कहता हूँ कि जिन किसानों को खेती में लागत बहुत ज़्यादा लग रही है, त्राहिमाम कर रहे हैं, मरे जा रहे हैं, कर्ज में डूबे हैं, आत्महत्या करने की इच्छा हो रही है, वो मेरी वीडियो देख करके समझ जाएं, और ना समझ में आए तो मेरे केंद्र पर आ जाएं। बस एक ही चीज़ बताऊंगा, ना फर्टिलाइज़र लगेगा, ना पेस्टिसाइड लगेगा, और भोजन का स्वाद बढ़ जाएगा, भोजन की पौष्टिकता बढ़ जाएगी, और पूरे हालात बदल जाएंगे, बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, जीवन में खुशियां आ जाएंगी। क्या है? कहते हैं माँ, जिसकी माँ जिंदा है वो व्यक्ति जिंदा है, जिसकी माँ मुस्कुराती है वो बच्चा मुस्कुराता है, जिसकी माँ स्वस्थ है उसका बच्चा स्वस्थ है, और जिसकी माँ बीमार है उसका बच्चा बीमार होना ही है। जिसकी माँ दुखी है उनके बच्चों को दुख में जीना ही है। क्या करना है? कुछ नहीं, बिल्कुल सरल है। एक शब्द लिखा है यहाँ पर, ह्यूमस। खेती की, पूरी खेती का दारो मदार भूमि का ह्यूमस, भूमि में पाया जाने वाला ह्यूमस, इस पर निर्भर करता है। और ये ह्यूमस होना चाहिए एक
प्रतिशत से अधिक। आज की भाषा में कृषि वैज्ञानिक इसको कहते हैं जीवांश कार्बन, ह्यूमस कहो या जीवांश कार्बन, ये होना चाहिए 1% से अधिक। आज ये बचा है ज़मीन में 0.3%। समझिए आप, जब ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा 70% कम है तो समझना क्या क्या कोरिलेट करता है, सीधा संबंध है। जमीन में ह्यूमस की मात्रा कम है तो भोजन का स्वाद भी 70%, स्वाद में कमी आएगी, 70% पौष्टिकता में कमी आएगी और खेती की 70% लागत बढ़ जाएगी। सिंपल सा सूत्र है। अगर हमारी ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा 1% हो जाए तो भोजन का स्वाद 100% आ जाएगा, पौष्टिकता 100% हो जाएगी और लागत 100% ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आज आप चाहे जितने सोशल मीडिया में जाना, चाहे जिस प्राकृतिक खेती के पुरोधा को देखना, केवल मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो सत्य बोलता हूँ, नहीं तो सब लोग सोशल मीडिया में प्राकृतिक खेती के नाम पर जाने क्या क्या पढ़ाते हैं लोगों को। मूल चीज़ नहीं बढ़ाते, मूल चीज़ नहीं समझाते, क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं से एक प्रायोजित एजेंडा है। वो भी कहीं ना कहीं से केमिकल इंडस्ट्री के पैरोकारी करते हुए दिखते हैं। सत्य बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। नीतियों को भी सत्य बोलने में हिम्मत नहीं आती है, क्योंकि 5 साल के लिए मंत्री बना हूँ, 5 साल के लिए अधिकारी बना हूँ, अभी तो रिटायरमेंट का केवल 2 साल बकाया है, जितना पैसा मिल सकता है लूट लो, सत्य मत बोलो। सत्य बोलोगे तो धंधा बंद हो जाएगा। नेचुरल फार्मिंग की अगर बात करेंगे तो एक ही चीज़ पर फोकस करना, वो ज़मीन में कैसे हम ह्यूमस की मात्रा बढ़ा दें। और ह्यूमस बनता कहाँ से? कहीं बाजार से नहीं लाना, कहीं बाजार नहीं जाना, किसी को गोबर नहीं खरीदना, किसी को वर्मी कंपोस्ट नहीं खरीदता, किसी को बायोचार नहीं खरीदता। विनोद कुमार चांद कहते हैं नेचुरल फार्मिंग में 1 पैसा भी बाजार नहीं ले जाना। बस नेचुरल फार्मिंग में हमको अपनी अकल लगानी है और श्रम लगाना है। मैं अक्सर बोलता हूँ खेती के 2 निवेश हैं, श्रम और दिमाग। खुद का श्रम, खुद का दिमाग। और आज दिमाग मैंने गिरवी रख दिया बाजार को और श्रम मैंने दे दिया मशीनरी को। अब तो मशीन ही करेगी, अब तो ड्रोन ही दवा छिड़केगा, अब तो रोबोट ही खेती करेगा। दिमाग अब तो वैज्ञानिक ही जो बताएंगे। मतलब भगवान ने तुमको कुछ नहीं दिया क्या? आप भी ईश्वर की एक रचना हैं, आप भी इस प्रकृति की एक इकाई हैं। आप भी तो प्रकृति के बारे में सोच सकते हैं। जैसे हमारे फोरफादर 17वीं शताब्दी में, उनको तो कोई ज्ञान देने वाला नहीं था, वो खुद ही ज्ञानी थे और अपने ज्ञान से खेती करते थे, अपने श्रम से खेती करते थे। इसलिए भारत पुरोहित राष्ट्र था। आज क्या हुआ? हम अपनी अकल लगाते ही नहीं, जो एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट बताते हैं वो मान लेते हैं, जो बाजार कहता है वो मान लेता हूँ। आज तय हो गया कि खेती बाजार से होगी, और बाजार आधारित खेती जब तक करेंगे तब तक आप धनाढ्य नहीं बन पाएंगे, तब तक आपका कर्जा नहीं चुक सकता, और तब तक ना रोटी में स्वाद आ सकता है, ना भोजन की पौष्टिकता वापस लाई जा सकती है, और ना आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्ज्वल बनाया जा सकता है। क्या करना है? केवल और केवल ह्यूमस बढ़ाना। और ह्यूमस बढ़ाने की साइंस समझिए, बिल्कुल सरल है। हमारी जमीन में, भूमि को मैं क्या कहता हूं? शिव कहता हूं। अक्सर बोलता हूं शिव भगवान। भूमि को शिव कहते हैं, और भूमि में मैं माता पार्वती बोता हूं, यानी वनस्पतियां बोता हूं। 2 चीजें हैं, जमीन में कौन सी वनस्पतियां बोनी है, बस इतना मैनेजमेंट आना चाहिए।
जमीन का 1 इंच हिस्सा खाली न रहे और सूरज की एक किरण बेकार न जाए और जमीन में ह्यूमस की मात्रा खूब हो। तो ह्यूमस है क्या? हम किसी भी जमीन में कोई भी फसल बोते हैं तो फसल में जो मिलता है उसको कहते हैं कार्बनिक पदार्थ। एक अन्न फल सब्जी के रूप में मिलता है, एक फसल अवशेष के रूप में मिलता है। एक कहाँ से आया? ये फोटोसिंथेसिस के बाद बने हुए कार्बोहाइड्रेट से आया, जमीन से लिए गए जीवांश। क्योंकि सारी वनस्पतियाँ का मूल रूप से सारी वनस्पतियों को क्या चाहिए? वनस्पतियों का मुख्य भोजन है जीवांश। वेद का सूत्र है जीवे जीवहार, जीव ही जीव का भोजन है। मनुष्य हम श्वास लेते हैं तो हवा लेते हैं, अंदर हवा ले जाते हैं और जब श्वास बाहर निकालते हैं तो उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये मेरे द्वारा छोड़ी गई हवा ये वनस्पतियां ले लेती हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन का मॉलिक्यूल था उसको रोक लेती हैं, O2 बाहर कर देती हैं। माता पार्वती के साथ जीवों का क्या रिश्ता है? देखिए आप, वनस्पतियां हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती हैं और कार्बन का मॉलिक्यूल ले लेती हैं, O2 बाहर फेंक देती हैं और फिर वनस्पतियों को उखाड़ के काट के मैं खाता हूँ, फल के रूप में, सब्जी के रूप में, अनाज के रूप में, और मैं मल विसर्जित करता हूँ। मल विसर्जित जो किया अगर इस जमीन में आ जाए, फसलों के अवशेष जो पशुओं ने खाए इस जमीन पर आ जाएं। चलिए फसलों के अवशेष पशु नहीं खाते तो फसलों के अवशेष हम यहाँ ले आएँ, तो फिर धरती में सूक्ष्म जीव और जीव होते हैं जिनको कहते हैं शिव के गण। शिव पुराण में पढ़िए शिव के गण। शिव के गणों में कोई आदमी नहीं है, यही सांप, बिच्छी, चींटी, चींटा सूक्ष्म जीव है, ये शिव के गण है। और समुद्र मंथन में निकलने वाला सारा का सारा विष शिव बाबा ने पिया था, यानी जमीन ने पिया था। और वचन दिया था मानव जाति को कि बेटा तुम मुझे विष देते रहना, हम तुमको अमृत समान फल, अनाज, सब्जी सब देते रहेंगे। इधर इंसान ने फसलों का अवशेष जिसको मैं कार्बनिक पदार्थ कहता हूँ, देखिए यहाँ लिखा है जीवांश कार्बन। कार्बन जो बनता है वो बनता है कार्बनिक पदार्थ से। कार्बनिक, ये क्या पैदा हुआ खेत में? ये सब कार्बनिक पदार्थ है, दोनों चीज़ें। हमने खाया, हमने मल विसर्जन किया, या पशुओं ने खाया, पशुओं ने मलमूत्र विसर्जित किया, ये कार्बनिक पदार्थ वापस आना चाहिए यहाँ। और जब यहाँ आ जाएगा तो ज़मीन में रहने वाले जो जीव जंतु हैं इसको खाएंगे और फिर ये मरेंगे। जब मरते हैं जीव और सूक्ष्म जीव मरते हैं, उसको कहते हैं जीवांश। फिर जीवांश ये खाती हैं वनस्पतियाँ। खेती में कहाँ केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत? बताइए जरा। इस साइकिल को अगर समझ गए हम कि ज़मीन को कार्बनिक पदार्थ डालेंगे, कार्बनिक पदार्थ वो सूक्ष्म जीव खाएंगे, ये मरेंगे तो जीवांश बनेगा, जीवांश वनस्पतियाँ खाएंगी, वनस्पतियाँ फिर कार्बनिक पदार्थ बना देंगी और फिर मैं खाऊंगी। ये चक्र है। इस साइकिल को जो समझ गया और खेत की मेड़ बना ली और खरपतवारों को, क्योंकि खरपतवार भी कार्बनिक पदार्थ है। खरपतवार जब सड़ेंगे, गलेंगे, मिट्टी मिलेंगे, जीवाणु खाएंगे तो उनसे भी कार्बन बनेगा, जीवांश निकलेगा। फसलों के अवशेष जब मैंने ज़मीन में पलट दिए, वहीं लौटा दिए, तो उसको भी ये जीवाणु खाएंगे और जीवांश बनेगा। और जब धरती में जीवांश 1% की मात्रा में होगा, 1% ह्यूमस होगा, तो फिर आपने सुना है CN रेशियो। CN रेशियो, C का मतलब 1% अगर वहाँ कार्बन है तो उससे 0.1% न्यूट्रिशन निकलेगा। 1 हेक्टेयर मिट्टी का वजन कितना होता है? 1 हेक्टेयर मिट्टी का वजन, 6 इंच की मिट्टी का वजन होता है 20,000 कुंटल। अब उसमें अगर 1% कार्बन है तो इसका मतलब 200 कुंटल कार्बन है। और 200 कुंटल कार्बन, अगर कार्बनिक पदार्थ 200 कुंटल यहाँ पर है तो सूक्ष्म जीव खाएंगे। और 10:1 यानी कि 20 कुंटल पोषण,
20 कुंटल जीवांश उस खेत में बनेगा वर्ष भर में, और ये फसलों को मिलेगा। तो फसलों की जो वनस्पतियाँ जो मैंने बोई थी उनको किसी पोषक तत्व की कमी नहीं है। अब इस जीवांश में सारे के सारे न्यूट्रिशन हैं। जैसे वैज्ञानिक कहते हैं फसलों को 14 पोषक तत्व जमीन से मिलते हैं, हो सकता है 24 मिलते हों। बहरहाल इस जीवांश में हर पोषक तत्व सफिशिएंट क्वांटिटी में। लेकिन अगर ज़मीन में जीवांश कार्बन 0.3 है, फिर मैं नाइट्रोजन फास्फोरस डालता हूँ तो 14 तो नहीं है, 14 में से 2 दिया, तो 12 पोषक तत्वों की कमी हो गई। इसीलिए मैंने लिखा 70% टेस्ट वैल्यू कम है, 70% पौष्टिकता कम है और 70% लागत बढ़ गई। आज खेती में क्या है कि आपको अगर 100 रुपया मिलता है, जोड़ लीजिएगा कोई किसान, अगर 100 रुपया की वैल्यू मिली है तो 70 रुपया आपकी लागत है, जोड़ लेना, माइनस बचा कितना 30 रुपया। और मैं कहता हूँ ह्यूमस जब बढ़ जाएगा, अगर ज़मीन में ह्यूमस बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि जो 100 रुपया की आमदनी मुझको मिली है, इसमें जुताई का खर्चा यथावत रहेगा, कटाई मड़ाई का श्रम का खर्चा यथावत रहेगा, लेकिन 50% से ज़्यादा जो उर्वरक और पेस्टिसाइड थे वो सब बच जाएंगे। तो यहाँ लागत कितनी आएगी 30 रुपये, रुपए कितने बचेंगे 70 रुपये। मोदी जी कहते हैं कि हम किसानों की आय को 2 गुना करेंगे। तो अभी मैं 70 लगा के 100 पैदा किया, अब मैं 30 रुपये लगा के 100 रुपया पैदा करूँगा, 70 रुपये, तो मेरी कितनी बचत हो, 2 गुना क्या 2.5 गुना हो गई। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर किसान की आमदनी को 2 गुना करना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो लोग कहेंगे कि उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। मैं कह बिल्कुल नहीं, उत्पादन बढ़ाएंगे तो मंडी में उत्पादन की मूल्य घट जाएगा। आमदनी को 2 गुना करने के लिए पहली शर्त है कि हमें लागत घटानी है। जो खेती में रसायनों पर लागत जा रही, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड पे, वो बिल्कुल जीरो कर देना। और उस लागत को जीरो करने के लिए मैं क्या कहता हूँ कि ज़मीन में ह्यूमस बढ़ा देना है। जब ज़मीन में ह्यूमस 1% हो जाएगा तो फर्टिलाइजर की पूरी कहानी ख़त्म हो गई। तो आपका जो भी लग रहा था 5,000 का, 10,000 का, 2,000 का, पूरा बंद हो जाएगा। और क्या बंद हो जाएगा, ज़मीन में जो मैंने फसल बोई है उसमें कोई बीमारी नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पर सूक्ष्म जीव बहुत हैं, अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं। तो जब सारे प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं तो ज़मीन से जो भूमि जनित बीमारियां जन्म लेती हैं ना फसलों पे, भूमि जनित बीमारियां बिल्कुल नहीं आएंगी, डंके की चोट पर नहीं आएंगी। तो फंजीसाइड का वैल्यू बच गया। आधी बीमारियां इसलिए आती हैं कि यहाँ नाइट्रोजन की मात्रा में बहुत ज़्यादा हो। इस फसल में अगर जो फसल मैंने बोई है ये, अगर यहाँ पर नाइट्रोजन की अधिकता है तो कीटाणु ज़्यादा लगते हैं, और अगर बैलेंस है पोषक तत्वों के बीच में तो कीटाणु कम लगते हैं, कीट कम लगते हैं। अगला मैं अक्सर बोलता हूँ कि अगर हमको ह्यूमस बढ़ाना है मित्र, ध्यान रखना, तो एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर मुझे ज़मीन में ह्यूमस बढ़ाना है तो देख लीजिए ह्यूमस इतना आसान नहीं कि ऐसे ही बढ़ जाएगा। कार्बनिक पदार्थ, जो कार्बनिक पदार्थ है, जो मैंने कहा जलाना नहीं, बेचना नहीं, फेंकना नहीं खेत को, कार्बनिक पदार्थ जो खेत में डाला, कार्बनिक पदार्थ से कार्बन बनना है। कार्बनिक पदार्थ जब तक कार्बन नहीं बनेगा तब तक वो सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन नहीं बन सकता, और कार्बन बनने के लिए ज़मीन में नमी का होना ज़रूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि वर्षा का पानी खेत में रोकिए, यानी खेत की मेड़ बनाना बहुत ज़रूरी है। ये खेत है जहाँ से पानी निकलता, मान लो इधर से पानी निकलता है इधर से, तो इसकी एक मोटी सी मेड़ बनाना, चूँकि वर्षा का पानी रुके, और मेड़ पर वृक्ष लगाना ताकि कुछ पतझड़ से
कार्बन मिले और कुछ ज़मीन का टेम्परेचर डाउन रहे और वृक्षों के नीचे ये जो सूक्ष्म जीव हैं जो गर्मियों में मर जाते हैं, अधिक टेम्परेचर, जैसे अप्रैल मई जून का खेत आपका नंगा है, कोई पेड़ नहीं है, तो जीवाणु, ज़मीन का टेम्परेचर 60-65 डिग्री सेंटीग्रेड होता है अप्रैल मई जून के महीने में। ना विश्वास हो थर्मामीटर लगा के देख लेना। जबकि सूक्ष्म जीवाणु 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद सर्वाइव नहीं करते। अगर कोई किसान ये कहे कि मैं तो पेस्टिसाइड नहीं डालता हूँ, मेरे खेत में क्यों नहीं है, तो मैं फिर कहूँगा खेत आपका नंगा है। अब कोई किसान कहे कि मेरे खेत में तो वृक्ष हैं, तो तूने पेस्टिसाइड डाले हैं। तो खेत में मेड़ होगी, पेड़ होगा, तो मेड़ से वर्षा का पानी रुकेगा तो मॉइस्चर बढ़ेगा, और वृक्ष होंगे तो भी कुछ मॉइस्चर टिकेगा और छाया रहेगी, तो वृक्षों के नीचे के सूक्ष्म जीव नहीं मरेंगे। गर्मी के बाद जब बारिश आएगी तो खेत का टेम्परेचर, जो नंगा खेत था उसका टेम्परेचर डाउन होगा और पेड़ों के नीचे के माइक्रोब सब पहुंच जाएंगे। इसीलिए मित्र मैं कहता हूं जीवामृत। अब आजकल एक जीवामृत का विज्ञान है। ये जो जीवांश बनेगा ना, ये जीवामृत के जीवाणुओं से बनेगा। और ये जीवामृत मैं कहता हूं कि जो हमने अपनी ज़मीन के, इस ज़मीन के जो जीवाणु मर गए, वो जीवाणु ना तो गाय के गोबर में मिलेंगे, ना गाय के पेशाब में मिलेंगे, और ना बेसन में है, ना गुड़ में। एक्चुअल जो कह दिया जाता है बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी उठा ले आओ, तो बरगद, ये कोई बताते ही नहीं किस बरगद का पेड़। अब मंदिर में खड़ा है, झाड़ू लगती है, वहाँ नमी है नहीं, पत्ते हैं नहीं, बायोमास है नहीं, तो वो तो धूरा बटोल लाया, उसमें तो जीवाणु है नहीं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ जंगल नुमा माहौल अगर है, बरगद का पेड़ एक ऐसी जगह गांव में खड़ा है जहाँ घासें खड़ी हैं, झाड़ियाँ खड़ी हैं, कोई आता नहीं जाता नहीं, फल तना पत्ती जो कुछ गिरता है वहीं सड़ता रहता है, वहीं बजबजाता रहता है। जब उसके नीचे जाएंगे तो खूब ढेर सारा ह्यूमस पड़ा है। वो मिट्टी अगर मिलती है तो बस मिट्टी ही चाहिए, गौमूत्र गोबर फिर नहीं चाहिए। इन जीवाणुओं को जो मिट्टी में मिले हैं, बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी हो या जंगल की मिट्टी हो, इसके जो जीवाणु हैं इनके प्रोपोगेशन के लिए केवल शुगर चाहिए, चीनी या गुड़। और 100 लीटर में कि 200 लीटर का ड्रम अगर है, तो मैं फिर बोलता हूँ, जो लोग ये कहते हैं ना इसमें 1 किलो बेसन 1 किलो गुड़ और 72 घंटे नहीं बन सकते। मैंने तजुर्बा किया, 28 किलो शुगर चाहिए, 28 किलो शुगर चाहिए। तो ये जीवाणु डालने, कार्बनिक पदार्थ डालना है, जीवाणु डालने हैं, क्योंकि जो कार्बनिक पदार्थ डाला उससे कार्बन बना, और जब जीवाणु गए वो मरे तो उससे जीवांश बना। तो ये जीवांश कार्बन जो 0.3% है, ये बढ़ करके जब 1% हो जाएगा, 5, 6, 7 साल 3 साल लगेंगे, जरूर वक्त तो लगेगा। अगर आप चाहोगे कि मुझे अब जीवांश कार्बन खेत में बढ़ाना, तो बढ़ा लोगे, और जीवांश कार्बन ही बढ़ाना है। बकाया खेती में कोई काम नहीं है, फसल बो देना, ना सिंचाई की ज़रूरत है, ना बीमारियां लगेंगी, ना कीड़ा लगेगा, बस आनंद के साथ आपके खर्चे घट जाएंगे, लागत ख़त्म हो जाएगी, तो आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। लेकिन ऐसा दुनिया चाहती नहीं है, ऐसा दुनिया चाहती नहीं है कि किसान को फ़ायदा हो। लोग ये चाहते हैं किसान जो भी कमाए बाज़ार में ले आए, मेरा नया बीज ले जाए, मेरी फर्टिलाइज़र ले जाए, मेरे पेस्टिसाइड ले जाए, मेरे कृषि यंत्र ले जाए, बोरिंग करा ले, समर खरीद ले, ड्रोन खरीद ले, रोबोट खरीद ले। ऐसा किसान को बोला जाता है। मैं फिर बताता हूँ मित्र, खेती में कोई लागत नहीं है, प्राकृतिक खेती बिल्कुल सरल है। लेकिन अभी हमारे जानकार लोग जो मुझसे परिचित है, केवल जीवामृत पर अटके, जीवामृत डाला, डीएपी बचा ली, बस उन्होंने सोचा जग जीत लिया। अभी तो खेती में ढेर सारी बातें बताता हूँ। खेती का मतलब क्या? खेती का मतलब गन्ना नहीं, खेती का मतलब आलू नहीं। खेती का मतलब होता है फसल चक्र, और फसल चक्र का मतलब होता है अपने परिवार की ज़रूरतों के हिसाब से फसलों का चयन। नमस्कार।